संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच सशर्त 2 सप्ताह के युद्ध विराम की शुरुआत को एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और तनाव एक बार फिर से बढ़ रहा है। अमेरिकी सेना ने आज ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी शुरू की, जिससे ईरान के तटीय क्षेत्रों में प्रवेश करने या वहां से निकलने वाले सभी जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। अब ये ऑपरेशन पहले जितना बताया गया था उससे कहीं सीमित है। ये पूरी तरह से हॉर्मुज जलडमरू मध्य को नहीं रोकता, बल्कि ये नाकाबंदी उन सभी देशों के जहाजों पर लागू की जाएगी जो ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में आ या जा रहे हैं। लेकिन ये उन जहाजों को रोकेगा जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गैर ईरानी बंदरगाहों पर जा या आ रहे हैं। ये ईरान की अर्थव्यवस्था और शिपिंग मार्गों पर बेहद संवेदनशील समय में भारी दबाव डालता है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सोशल मीडिया का सहारा लेकर ईरान को अमेरिकी नाकेबंदी के पास आने से चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान की नौसेना समुद्र की गहराई में पड़ी है, पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। 158 जहाज, हमने उन कुछ तेज हमलावर जहाजों को निशाना नहीं बनाया है जिन्हें वे फास्ट अटैक शिप्स कहते हैं, क्योंकि हमने उन्हें ज्यादा बड़ा खतरा नहीं माना। अगर वे नाकेबंदी के पास आते हैं तो उन्हें उसी मारक प्रणाली से तुरंत खत्म किया जाएगा जो हम समुद्र में ड्रग डीलरों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। ये तेज और निर्मम है। इजराइल ने फिर से शुरू होने वाली लड़ाई के लिए हाई अलर्ट घोषित किया है। अब वरिष्ठ अमेरिकी संवाददाता माइक बागनहाइम से बात करते हैं। वो फिर व्हाइट हाउस से लाइव जुड़ रहे हैं। माइक, वास्तव में ये ऑपरेशन कितना सीमित है और आप जानती हैं किस तरह की चिंताएं हैं कि ये फिर से एक बड़े सैन्य संघर्ष में बदल सकता है? यह सैन्य रूप से सीमित रखने के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य एक नाकाबंदी पर नाकाबंदी लगाना है, जहाजों को जाने ना दें। ये सुनिश्चित करें कि वास्तव में क्या अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है, इसकी जांच हो। लेकिन सबसे जरूरी है कि अपने और ईरानियों के बीच बफर जोन बना रहे। अगर वे बाहर आकर हमला करते हैं तो आप कह सकते हैं कि हमने ये ईरानी जल क्षेत्र में नहीं किया, हम बाहर नाकाबंदी कर रहे थे। इसका मतलब ये नहीं कि ईरानी फिर भी बात को टकराव तक ले जा सकते हैं, इसलिए फैसले कुछ हद तक पहले से तय होने चाहिए। अगर ये तथाकथित फास्ट अटैक शिप्स सचमुच बाहर आ जाती है तो क्या होगा? अगर किसी अमेरिकी जहाज को निशाना बनाया जाता है तो क्या मामला अपने आप बढ़ जाएगा? लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस समय मामला तकलीफ पहुंचाने का है। मेरा मतलब है आर्थिक तकलीफ। कौन सबसे ज्यादा आर्थिक तकलीफ सह सकता है? ईरान इसी नजरिए से देख रहा है। उनके दिमाग में वे पहले ही जीत चुके हैं क्योंकि वे जिंदा हैं। अब उनका लक्ष्य वहां पहुंचना है जहां वे होना चाहते हैं, यानी युद्ध का अंत। और इसके लिए वे जितना ज्यादा हो सके आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वे ये कैसे करते हैं? स्ट्रेट को बंद करके, ये सुनिश्चित करके कि वैश्विक ऊर्जा कीमतें आसमान छू जाएं। दूसरी तरफ अमेरिकी कह रहे हैं, ठीक है, हम भी ये खेल खेल सकते हैं। हम तेल की और भी ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार हैं अगर हम ये सुनिश्चित कर सकें कि हम ईरानी अर्थव्यवस्था पर दबाव बना सकें और उन्हें और ज्यादा तकलीफ दे सकें। तो ये कोई खेल नहीं है। इसके निश्चित रूप से जबरदस्त परिणाम होंगे, लेकिन यही रणनीति अभी आगे पीछे चल रही है। अमेरिकी पक्ष से लगता है ट्रंप इस रणनीति में साथ देने को तैयार हैं। सही है। आप जानती हैं, हमने अभी ट्रूथ सोशल पर यह ताजा पोस्ट देखी जहां राष्ट्रपति ने मूल रूप से कहा है कि जो भी जहाज इस नाकेबंदी के पास आएगा उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। वो तेज हमलावर जहाजों को नष्ट ना करने के फैसले का भी जिक्र करते हैं। हमने कुछ दिन पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें कहा गया था कि बहुत सारे ईरानी जहाजों को वास्तव में नष्ट नहीं किया गया था। आपको क्यों लगता है ट्रंप को जरूरत महसूस होती है कि वो उन जहाजों के प्रकार का जिक्र करें जिन पर अमेरिका ने हमला किया? क्योंकि अभी वास्तव में यही बचा है। ईरानी नौसेना का अधिकांश भाग सच में तबाह हो गया है। इन्हें मिसाइल लॉन्चरों की तरह कहीं छुपाया नहीं जा सकता। मेरा मतलब है, जहाज देश के बीच से नहीं आते, वो वहीं हैं, दिखाई देते हैं और उनकी गिनती रखी जा सकती है। तो ईरान के पास जो अभी भी बचा है, उनकी नौसेना बुरी तरह से तबाह हो चुकी है, लेकिन पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई है। उनके पास ये हमला करने वाले जहाज हैं जो पानी में बहुत तेजी से आपकी तरफ आ सकते हैं, जो उनकी नजर में सुरक्षित दूरी से फायर कर सकते हैं और असरदार भी हो सकते हैं। इन्हें ठीक इसी काम के लिए बनाया गया है। ईरानियों के पास ही ऐसी क्षमता नहीं है और इसलिए ट्रंप को ये पता है, और ये ईरानियों के लिए सीधा संदेश है कि अगर आप नहीं चाहते कि आपके जहाजों का भी वही हाल हो जो बाकी नौसेना का हुआ है, तो आपको चेतावनी समझनी चाहिए और यहाँ अमेरिकी नाकाबंदी को चुनौती नहीं देनी चाहिए। ये मूल रूप से एक सीधा संदेश है। हमें पता है आपके भंडार में क्या बचा है, हमारे साथ खेल मत खेलो। सही है।
तो इसी के साथ अब हम अपने अगले मेहमान की ओर बढ़ेंगे। मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने हमारे साथ जुड़ने के लिए समय निकाला, माइक व्हाइट हाउस से। Now, बेन तालिबालू हमारे साथ हैं। वे फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज में सीनियर फेलो हैं और वॉशिंगटन डीसी से जुड़ रहे हैं। बेनम, क्या ये अमेरिकी नाकाबंदी व्यावहारिक रूप से कितनी अहम है? क्या ये नपी तुली दबाव की रणनीति है या ईरान के साथ व्यापक सैन्य टकराव की ओर एक कदम है? क्या यही अगला कदम है? बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़कर। यही वाकई में इस समय करोड़ों डॉलर का सवाल है, क्योंकि नाकाबंदी खासकर ईरान के पर्शियन गल्फ के बंदरगाहों की ऐसी चीज है जिसे कई प्रशासन, यहां तक कि ट्रंप प्रशासन के पहले कार्यकाल में भी विचार कर चुके हैं, लेकिन वास्तव में उस पर अमल नहीं किया। नाकाबंदी कानूनी हो सकती है, पर इसे युद्ध की कार्रवाई भी माना जाता है। अमेरिका अब आयतुल्लाहों पर पूरा खेल पलट रहा है, जो समझते थे कि होर्मुज जलडमरू मध्य में दुनिया की कमजोरी उनके हाथ में है, जबकि ईरान का 90% समुद्री व्यापार भी वहीं से होकर जाता है। इस्लामिक रिपब्लिक ही थी जो 6 हफ्तों की लड़ाई में व्यापार निर्यात कर रही थी। तो निश्चित रूप से व्यापक आर्थिक दृष्टि से अगर ये नाकाबंदी जारी रहती है और लागू की जाती है और अमेरिका इसमें उचित खुफिया निगरानी और टूही क्षमताएं लगाता है, तो इसका इस्लामिक रिपब्लिक की अर्थव्यवस्था पर बड़ा और निर्णायक प्रभाव पड़ेगा, खासकर जब इस संघर्ष के बाद के चरणों में कुछ उद्योगों और क्षेत्रों को निशाना बनाया गया था। जाहिर है आप जानती हैं, इस समय सवाल ये है कि ईरान का इस्लामी गणराज्य कितना मजबूत है। इस्लामी गणराज्य के पास अब कौन से विकल्प बचे हैं? क्या ये कदम शासन के पतन की ओर ले जा सकता है? ये कई घटनाओं की एक श्रृंखला होगी जो आपको ये समझने में मदद करेगी कि शासन को क्या झुका सकता है और क्या नहीं। आप दल बदल कैसे करवा सकते हैं, आप सुरक्षा सेवाओं के बचे हुए हिस्से को कैसे तोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अर्थव्यवस्था को भारी झटका देना आपको वहां तक पहुंचाने में मदद करेगा और आपको वहां जल्दी पहुंचाएगा। गलती मत कीजिए, केवल युद्ध या शासन की कूटनीति की धुंध ही नहीं, ये समाज के लिए भी मायने रखती है। गोलीबारी रुकते ही, बल्कि अभी से ही। एक बड़ी हद तक असंतुष्ट ईरानी समाज, जिसने कुछ महीने पहले ही बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था, इतनी बड़ी संख्या में जो पहले कभी नहीं देखी गई थी, और मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि उसका दमन भी पहले कभी न देखे गए स्तर की हिंसा से हुआ। वो देखेंगे कि इस्लामिक रिपब्लिक उन्हें 40 दिनों से ज्यादा के इंटरनेट ब्लैकआउट में रखे हुए है और अंतरराष्ट्रीय विरोधियों के सामने असफल हो रही है। ये सब चीजें क्रमशः असर डालेंगी। शासन समय को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। एक सफल अमेरिकी नाकाबंदी समय को फिर से अमेरिकी और संभवतः ईरानी जनता के पक्ष में ला सकती है। इस समय हमें ईरान के अंदर से, ईरानी जनता से अब तक उठाए गए कदमों के बारे में क्या सुनने को मिल रहा है? जाहिर है हम जानते हैं कि इस युद्ध विराम को लेकर बहुत चिंता थी और यह महसूस किया जा रहा था कि शायद संयुक्त राज्य अमेरिका और ट्रंप प्रदर्शनकारियों को छोड़ रहे हैं। जो लोग इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ जनवरी में सड़कों पर उतरे थे, उनके लिए आप कह सकते हैं कि ये चिंता थी। क्या हमें होर्मुज जलडमरू मध्य की घटनाओं पर स्थानीय लोगों से जानकारी मिल रही है? मैंने जो सुना है उसमें राहत सामग्री को लेकर डर और चिंता है। आप जानते हैं, आखिरकार किसी नाकाबंदी को कानूनी होने के लिए उसमें गैर सैन्य निर्यात या आयात के लिए कोई ना कोई छूट होनी चाहिए ताकि वे जा सके। इस संघर्ष से पहले भी ईरानी खाद्य वस्तुओं की महंगाई थी जो प्रतिबंधों के कारण नहीं थी। ये सरकार के वर्षों के गलत प्रबंधन और हालिया संकट का नतीजा है, जिससे खाद्य महंगाई 70% तक पहुंच गई। अगर ये नाकाबंदी लागू रहती है तो ये दर और भी बढ़ेगी। तो फिलहाल चिंता ये है, इस नाकाबंदी के दौर में ईरानियों को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, और दूसरा ये है कि वॉशिंगटन को सच में समझ आने में क्या लगेगा। वॉशिंगटन तो सब कुछ कर रहा है, सौदेबाजी, प्रतिबंध, सीमित युद्ध, नाकाबंदी सब कर रहा है, बस साफ नहीं कह रहा कि सत्ता परिवर्तन ही एकमात्र रास्ता है। ये कड़वा सच ईरानी लोगों ने जल्दी समझा। अब वे चाहते हैं कि अमेरिकी नेता भी इसे समझें और साफ कहें। ठीक है बेन तालिबालू, मैं आपको हमारे साथ अमेरिका से जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। अब चलिए यूरोप की ओर रुख करते हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में बढ़ते तनाव के बीच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि फ्रांस और यूके एक अलग रक्षात्मक नौसैनिक मिशन चला रहे हैं ताकि शिपिंग मार्ग खुले रहें और वे खुद को संघर्ष से दूर रख रहे हैं। ये तरीका डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी नाकेबंदी से अलग है।
और ये वॉशिंगटन और यूरोप के बीच रणनीति में बढ़ते अंतर को उजागर करता है। साथ ही इसका आर्थिक प्रभाव पहले से ही महसूस किया जा रहा है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अब दावा करते हैं कि ईरान युद्ध उनके देश की आर्थिक समस्याओं की जड़ है। तेल की बढ़ती कीमतों और घरों पर बोझ के बावजूद वे ईंधन कर में कटौती की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने को तैयार नहीं दिखते। अब मैं वरिष्ठ संवाददाता ओवन ऑल्टरमैन की ओर रुख करना चाहूंगी, जो हमारे साथ इसी स्टूडियो में है। आइए बात करते हैं उस मतभेद की जो हम अमेरिकी दृष्टिकोण और यूरोपीय दृष्टिकोण के बीच देख रहे हैं। आखिरकार हमने देखा है कि अमेरिका यूरोपीय देशों और नेटो की प्रतिक्रिया से बेहद निराश है, जो कि अंततः विश्व अर्थव्यवस्था के लिए एक खतरा है। आपको क्या लगता है कि ट्रंप इन ताजा बयानों और यूरोपीय देशों की इन नई योजनाओं को कैसे लेंगे? नताशा, अच्छा नहीं, पर मुझे लगता है ट्रंप वास्तव में उनका स्वागत कर सकते हैं। ये ट्रंप की रणनीति का पूरक हो सकता है, इसका विरोध नहीं करता। यानी कोई नहीं चाहेगा कि अगले दिन होर्मुज जलडमरू मध्य बंद हो। संभव है ईरान से युद्ध खत्म करने के समझौते में नाकाबंदी खत्म करना भी शामिल होगा। जरूरी नहीं कि ईरान को और आर्थिक राहत मिले, लेकिन कम से कम मौजूदा नाकाबंदी शायद खत्म हो जाए। मकसद है कि होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग बने, ना कि किसी एक देश की संपत्ति। यहां किसी देश का टोल बूथ नहीं है और इसी रास्ते से तेल, उर्वरक व पश्चिमी सामान जाता है। और अगर ऐसा होने वाला है तो जाहिर है कि कोई ना कोई उसकी निगरानी करेगा। और यही बात इमैनुअल मैक्रों और कीर स्टारमर असल में कह रहे हैं कि वे इसके लिए आगे आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यह वास्तव में अमेरिकी रणनीति के अनुकूल हो सकता है, इसे कमजोर नहीं करेगा। मैं जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, यूरोपीय जनता कैसे प्रतिक्रिया दे रही है, खासकर जब आप जर्मन चांसलर के ऐसे बयान सुनते हैं। इस समय आर्थिक समस्याओं की जड़ ईरान में युद्ध है, फिर भी सैन्य रूप से शामिल होने में उदासीनता दिखती है। जनता इसे कैसे देखती है? देखिए, आप सड़कों पर विरोध प्रदर्शन नहीं देख रहे हैं नताशा यूरोप में, सिवाय शायद कुछ ईरानी निर्वासितों के जिनकी जबरदस्त बहादुरी और जुनून है। लेकिन आम जनता में आप लोगों को सड़कों पर यह मांग करते नहीं देखते कि उनकी सरकार युद्ध में शामिल हो। देखिए, ये एक ऐसा युद्ध है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में अलोकप्रिय है, यूरोप के बड़े हिस्सों में अलोकप्रिय है। यूरोपीय लोग यूरोप में रहते हैं नताशा, वे यहां नहीं रहते। उनके पास कोई ईरानी शासन नहीं है जो उन्हें नष्ट करने और सबको मारने की धमकी दे रहा हो, जैसे यह ईरानी शासन हमें नष्ट करना चाहता है। और हमारे पास हर वजह है यह मानने की कि वे हम सबको मारना चाहते हैं। वे यूरोप में रहते हैं, उनके सामने अलग तरह के खतरे हैं, उनका दुनिया को देखने का नजरिया अलग है, इसलिए उनकी विदेश और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति अलग है। इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। सवाल है कि उनके और अमेरिका के रिश्ते कैसे संभालें और वे क्या कर सकते हैं। और हमने युद्ध के शुरुआती दिनों में देखा, जब यूरोपीय लोगों को लगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के पास बढ़त है और वे शायद युद्ध जीतने वाले हैं और निर्णायक रूप से जीतेंगे, तो वे भी अपनी राय बदलने लगे। जैसे जैसे सैन्य अभियान, शायद कहा जा सकता है, और जटिल होने लगा या कम से कम निर्णायक जीत की ओर नहीं बढ़ रहा था, तब यूरोपीय लोग अपनी जनता और नेताओं के नजरिए के अनुरूप पीछे हट गए। यहां इमैनुअल मैक्रों और केयर स्टारमर कह रहे हैं कि हम अमेरिका का पक्ष या ईरान पर नाकाबंदी लागू नहीं करेंगे। हम अगले दिन वहां रह सकते हैं, अमेरिकी सेना का बोझ कम कर सकते हैं और ऐसा समाधान ढूंढ सकते हैं जिससे होर्मुज जलडमरू मध्य सबके हित में खुल सके।